प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। अब के पाठ या फिर पाठ की जो अनुक्रमा है उसमें से चौथा पाठ है बिंदा। शीर्षक है बिंदा और इसके लेखक है महादेवी वर्मा। नाम सुने हैं महादेवी वर्मा का, शायद आप लोग पढ़े होंगे। महादेवी वर्मा को लेकर कविता हो सकती है या फिर कोई अलग से इस तरह के पाठ या फिर लेख वगैरह आप लोग पढ़े होंगे। अगर नाम भी नहीं सुने हैं तो उसके बारे में क्या कहना है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतने सुप्रसिद्ध महिला साहित्यकार जो है महादेवी वर्मा रही है। हिंदी जगत में महिला को लेकर, महिला साहित्यकार को लेकर बात आती है तो हर कोई महादेवी वर्मा का नाम लेते हैं। जैसे प्रेमचंद का वहाँ पर रहा है, या फिर प्रेमचंद के संदर्भ में मैंने कहा जो हिंदी नहीं जानते वो लोग भी प्रेमचंद को लेकर जानते हैं, उनकी रचनाओं को लेकर जानते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है थोड़ी बहुत अगर हिंदी को लेकर कोई बात करते हैं तो महादेवी वर्मा को लेकर वो लोग जिक्र करते हैं। तो ये विशेष बात जो है महादेवी वर्मा में है। कारण ये भी है तो महादेवी वर्मा साहित्य के लिए बहुत उत्कृष्ट योगदान दी है और वो जैसे लेख लिखी है, जिस प्रकार उनका साहित्य रहा है, अभी आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जिस प्रकार उन्होंने साहित्य की रचना की है और किसी अन्य साहित्यकार के अंतर्गत हम नहीं देख सकते हैं। तो उनकी जो भी रचना है उनकी निजी जीवन से संबंधित रहा है, मतलब उनके जीवन के साथ जो लोग भी उनसे संपर्क में आए हैं या फिर जिन लोगों के साथ उन्होंने संबंध रखा था, यहाँ तक भी है सिर्फ मनुष्य के साथ नहीं है, जो पशु पक्षी हो सकते हैं जो पाला करती थी। महादेवी वर्मा की एक आदत के समान थी, तो वो जो पशु पक्षी वगैरह पाला करते थे तो उनसे संबंधित भी जो है अपने मन की जो भावना रही है, विचार जो रहा है, उसे इस प्रकार साहित्य के रूप में, लेख के रूप में जो है उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। और वो इतने भावुक है ना, इतने भावुक है, वो पढ़ते हैं तो इतने मर्मस्पर्शी है, हर किसी के दिल को छू लेता है। ऐसे जो है साहित्य की रचना महादेवी वर्मा की है। तो महादेवी वर्मा की साहित्य आप कहीं भी अगर आपको मिलता है तो पढ़िए। अगर आप इससे पहले भी आप पढ़े हैं, शायद कुछ लोगों के लिए या फिर CBSE में वगैरह आप लोग गिलहरी को लेकर पढ़े होंगे, महादेवी वर्मा के संदर्भ में याद आ रहा है। अगर पढ़े हैं तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। देखिए गिलहरी जो हम स्क्वायरल कहते हैं अंग्रेजी में, या फिर अड़िलू जो कन्नड़ में है, कितना छोटा सा है गिलहरी, और उससे लेकर जिस तरह का भाव वो व्यक्त करती है देखिए। और वो जो है उनके जीवन से जुड़ी है वो, तो उनकी रचना जो भी है, कविता अलग है, काव्य क्षेत्र अलग है उनका, जो लेख लिखी है कहानी या फिर गद्य साहित्य के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो वो जो है हर किसी से जो उनका संबंध जो जुड़ा हुआ था, जिस तरह का मानसिक एक संबंध उनके साथ हम देखने के लिए मिलता है, तो वो जो है वो लेख का रूप जो है दे दी है। तो इस कारण से शायद वो वास्तव से बहुत ही नज़दीक है, वास्तव ही है। तो उनके लेख में कहीं पर कल्पना के लिए स्थान नहीं है, या फिर कहीं पर इधर उधर उतार चढ़ाव जो है वो वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। या फिर महादेवी वर्मा के लेख के संदर्भ में अगर हम कहें तो इधर उधर की बातें लेकर वो नहीं लिखती है, जो उनके साथ घटी है, आप बीती जो कहा जाता है, खुद पर जो बीती थी, तो वही जो है वो वहाँ पर वो अपने लेख का जो है रूप उन्होंने दे दिया है। और इसका लेख जो है एक अलग ही विधा के रूप में है। जैसे गद्य साहित्य के संदर्भ में आधुनिक काल में हम देखते हैं कहानी, उपन्यास, अलग अलग जो है उनके गद्य की रचनाएं हम लोग देखते हैं, नाटक हो, एकांकी हो, कई सारे लेख की विधाएं जो है आ गए। हाँ, तो उस संदर्भ में जो है गद्य साहित्य के संदर्भ में और एक विधा के रूप में आता है संस्मरण रेखा चित्र के संदर्भ में। तो संस्मरण का एक दौर चला, रेखा चित्र का दौर चला, और उसके पितामह के रूप में, जन्मदाता के रूप में जो है महादेवी वर्मा को हम देख सकते हैं। और इतनी उत्कृष्ट कोटि की वो संस्मरण रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत वगैरह लिखी है ना, उनके जैसा लेख जो है और कोई किसी का हमें देखने के लिए नहीं मिलता है हिंदी साहित्य में। बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर उनकी रचनाएं हैं। और महादेवी वर्मा अगर उनका वैयक्तिक जीवन देखा जाए, अलग ही है उनका वैयक्तिक जीवन, फिर भी वो जो है बहुत ही मधुर, बहुत ही भावुक महिला जो है हमें लगती है। तो वहाँ पर आपको चित्र में दिया गया है किताब में किस प्रकार उनका जो है रहा है, एक सन्यासिनी का जीवन जैसा जो है उनका जीवन रहा है। तो इसीलिए जो है महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। तो मीराबाई के संदर्भ में हम देखते हैं, या फिर मीराबाई को लेकर हम देखते हैं, सुने हैं कि मीराबाई किस प्रकार कृष्ण भक्तिन बनकर अपने जीवन को, अपने सर्वस्व को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित की थी। तो महादेवी वर्मा भी वैसे ही जो है अपने जीवन को साहित्य के संदर्भ में, समाज के कल्याण के संदर्भ में समर्पित करके वो जीवन जीती है। और उसी के साथ हिंदी साहित्य के संदर्भ में जो है बहुत ही उत्कृष्ट योगदान जो है उन्होंने दिया है।
अगर उनका वैयक्तिक जीवन देखेंगे तो देखिए महादेवी वर्मा का वैयक्तिक जीवन अलग ही रहा है। हर किसी के संदर्भ में अगर देखते हैं तो वो बहुत ही अलग रहा है। तो वो बचपन में उत्तर भारत में, क्योंकि हमारे हिंदी साहित्यकार जो कोई भी है ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग उत्तर भारत से जुड़े हैं, तो महादेवी वर्मा भी उनमें से है कि फारुखाबाद में जो है उनका जन्म हुआ था। तो महादेवी वर्मा जो है जब छोटी थी, मतलब बाल्यावस्था में थी, तभी जो है उनका विवाह हो गया था। तो उस समय जो है बाल्य विवाह उत्तर भारत में ज़्यादा ही था प्रचलन में, और उत्तर भारत में जब बाल्य विवाह करते हैं तो ससुराल तभी नहीं भेजते हैं वो लोग। कुछ समय के बाद जो है, या फिर बड़ी होती है लड़की, जब बड़ी हो जाती है या फिर 14 साल की वगैरह हो जाती है, तो उसके बाद जो है वो ससुराल भेजते हैं उत्तर भारत में। तो ये जो है एक प्रकार रिवाज के समान है। और 14 साल की जब हो जाती है, कुछ लोग 12 साल, कुछ लोग 14 साल, कुछ लोग 16 साल में भी भेजते हैं, तो वो जब इतने बड़ी हो जाती है, इस उम्र में आ जाती है, तो ससुराल को उन्हें जो है भेजा जाता है। तब तक पति के साथ हो कोई उससे संबंध नहीं रहता है, फिर संपर्क नहीं है, या फिर उनको पता भी नहीं होता है मेरा पति है। तो इस प्रकार जो है बाल्य विवाह करते हैं उत्तर भारत में। तो एक प्रकार से ये जो है हमारे समाज में जो है एक कलंक के रूप में है, या फिर अनिष्ट पद्धति के रूप में जो है प्रचलन में है। तो ठीक है, वो जो भी है, तो उसके शिकार महादेवी वर्मा भी हो गई थी। तो वो जिस प्रकार वहाँ पर उनका विवाह हो गया था, तो उसके 14 साल में जो है उसे ससुराल अभी भेजना था। उसके लिए उत्तर भारत में गौना कहकर रिवाज है, उसके रिवाज के लिए गौना कहा जाता है, तो लड़कियों को ससुराल भेजने का। तो उसे गौना करके जो है ससुराल भेजा गया। तो इतने साल तक, इतने मतलब उसे जब से होश उन्होंने संभाला था तब तक अपने मायके में ही रही थी, माँ के साथ ही वो रही थी। तो अब जो है इन सभी को छोड़कर वहाँ जाना है, अभी भी उम्र बहुत छोटी है, बहुत कम उम्र की है, तो इसलिए जो है उसे वहाँ भेजा गया। वो गई भी है, तो वहाँ पर गई, लेकिन वहाँ पर उनके पता नहीं क्यों पति के साथ हो सकता है, या फिर ससुराल वालों के साथ हो सकता है, या फिर उस घर में जो है रहना जो है उनके लिए मुश्किल हो गया। पता नहीं कारण क्या है, ये कहीं पर हमें इतना देखने के लिए नहीं मिलता है, कारण तो ठीक से पता नहीं, लेकिन महादेवी वर्मा को वहाँ पर मन नहीं लगता है, उसे अच्छा नहीं लगता है ससुराल में रहना। तो इसीलिए वो क्या करती है, लौटकर फिर से अपने मायके जो है आ जाती है। तो जब से वो मायके ऐसे लौटकर आती है, लौटकर आने के बाद फिर कभी वो अपने पति के घर नहीं जाती है, पति से मिलती नहीं है, या फिर ससुराल जो है वो जाती नहीं है। तो वो शायद वो जीवन उन्हें शायद ठीक नहीं लगा हो, या फिर अच्छा न लगा हो, तो वहाँ पर वो जो है अपने आप को जो है ढाल नहीं पाती है, तो वापस आ जाती है। फिर वहीं पर मतलब अपने मायके में ही अपना जीवन जो है वो गुजारती है, और उसके बाद जो है अकेली वो जो है ज़्यादा वो अपना जीवन यापन करती है। एक आश्रम जैसा बनाकर कई सारे लोगों के लिए आश्रय देती है, सिर्फ लोगों को नहीं, मानव को नहीं, इसलिए मैंने कहा पशु पक्षी कई सारे जानवरों को वो पालती थी। गाय बछिए से लेकर जो है उनका मोह ज़्यादा ही था, जो भी जानवर है पशु पक्षी से लेकर हर किसी से उनका ज़्यादा ही, कुत्ता हो या फिर गाय हो, भैंस हो, गाय के बच्चे हो, बछिया जो कहा जाता है, बछड़े जो होते हैं उनसे हो सकता है, हर कोई जानवर से उनका रिश्ता था, और हर कोई जानवर से उनकी बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं। गाय से संबंधित का एक पाठ है गौरा, बहुत ही मर्मस्पर्शी है। गाय के साथ भी ऐसा संबंध कोई रख सकता है, ये महादेवी वर्मा से हमें सीखना है। हर किसी से, गिलहरी के संदर्भ में आपने देखा है, ऐसे कई सारी बातें हैं महादेवी वर्मा के। इनके जो लेख है उसे देखने पर नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा कोई चीज़ उन्होंने छोड़ा हो जो जिन पर उन्होंने लिखा ना हो। इतनी सुंदर शैली में वो लिखती है। तो जिस प्रकार वो वहाँ पर मतलब यहीं पर रहकर अपना जीवन गुजारी, तो वो मतलब लिखने के साहित्य में जो है ज़्यादा रुचि वो जो है दे देती है। तो अगर मैंने बार बार मैं कहती हूँ, अगर दूरदर्शन देखने की आपको आदत है तो महादेवी वर्मा की कई सारे ऐसे जो लेख हैं धारावाहिक रूप में दिखाया गया है। उनमें से बहुत ही प्रसिद्ध था भाभी। तो भाभी उनकी एक रचना है, उनकी खुद की भाभी थी, खुद की भाभी मतलब रिश्तेदार में रहती है, उनसे वो मतलब घर के पड़ोस में ही बार बार उनसे मिलने के लिए वगैरह जाती। उनका विवाह से संबंधित हो सकता है, जिस प्रकार उनके जीवन चल रहा था, जीवन शैली था उस भाभी का, तो उसे लेकर वो लेख लिखी है। तो उनके साथ उनका लगाव किस प्रकार का था, वो भाभी के शीर्षक पर वो लेख लिखी है। वो भी जो है धारावाहिक रूप में जो है दूरदर्शन में आया हुआ है। तो कई सारे ऐसे हैं जो महादेवी वर्मा के धारावाहिक रूप में जो है या फिर टेलीफिल्म के रूप में जो है दिखाया गया है। तो ऐसे जिनके साथ भी उनका संपर्क बना हुआ था, जो उनको
मतलब हमें जो विशेष घटना है, विशेष प्रसंगी निर्माण हो, ऐसा कोई भी नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसा मान्यता जो है महादेव वर्मा के संदर्भ में हम नहीं देखते हैं। जो आमतौर पर होता है उसी को वो विशेष बनाकर अपनी भावनाओं से युक्त भरकर जो है वो लेख लिखती है। तो बहुत ही मर्मस्पर्शी उनकी जो है लेख रहे हैं। तो उनकी जो जैसे शिक्षा वगैरह भी प्राप्त करती है, क्योंकि घर में भी जो है उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं ससुराल जाने के लिए, तो उनको मन ही नहीं है वहाँ जाने के लिए, वो इच्छुक ही नहीं है, तो क्यों उसे वहाँ पर भेजना है। तो इसलिए वो अपने साथ ही महादेव वर्मा को रख लेते हैं और महादेव वर्मा अपनी पढ़ाई जारी रखती है। एमए संस्कृत तक जो है वो पढ़ाई करती है। देखिए एमए संस्कृत तक में पढ़ाई करके हिंदी साहित्य के लिए वो योगदान दी है। किस तरह की प्रतिभान्वित वो रही है आप सोचिए या फिर कल्पना कीजिए। तो और उसके साथ साथ सिर्फ उतना ही नहीं है, महिला जो है वो एक विद्यालय की जो है वो प्राचार्य के रूप में भी जो है उन्होंने काम किया है, प्रिंसिपल के रूप में भी जो है उन्होंने सेवा दी है। तो बहुत ही उनकी योगदान जो है उत्कृष्ट रहा है। महादेव वर्मा एक विशिष्ट साहित्यकार है जो बहुत ही हर किसी के मन को जो है ग्रास लेती है, हर किसी मन को छू लेती है, हर किसी के हृदय को स्पर्श कर लेती है। ऐसी महिला जो है महादेव वर्मा रही है। और उनकी लेखन विधा में उनकी विशेष शैली है संस्मरण, जो बिंदा आपके लिए दिया गया है ये संस्मरण शैली की एक लेख है। तो आपके लिए जो भी पाठ दिए हैं, अब तक जो पाठ आप लोगों ने पढ़ा है, एक एक विधा से संबंधित रहे हैं, इसलिए अलग अलग विधा से वो जुड़े हैं, जो उस संदर्भ में मैंने बताया है। तो ये जो बिंदा है संस्मरण के संदर्भ में है। तो संस्मरण उसे कहा जाता है किसी की याद में, संस्मरण करना याद करना है, स्मृति है, याद संस्मरण में रहना है। तो उसकी याद में जो लिखा जाता है, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, या फिर कोई स्थान हो, या फिर कोई प्रसंग हो, विषय हो, घटना हो, उसके याद में जो लिखा जाता है उसे संस्मरण कहा जाता है। तो संस्मरण जो है यहाँ पर बिंदा एक लड़की का नाम है, उस लड़की के याद में जो है ये लेख उन्होंने लिखा है। तो ये संस्मरण शैली में आता है। ये जो है एक विधा के रूप में, दौर के रूप में हिंदी साहित्य में प्रचलन में रहा। आज भी लोग इसे संस्मरण के रूप में जो है लिखते हैं। और संस्मरण रेखा चित्र भी जो है ज़्यादा यहाँ पर महादेव वर्मा लिखी है। तो उनकी जो है यहाँ पर प्रस्तुत जो बिंदा है रेखा चित्र का एक नमूना, अच्छा सुंदर नमूना जो है उसके लिए कहा जाता है। रेखा चित्र उसके लिए कहा जाता है तो शैली संस्मरण है, याद करके जो लिखा जाता है, पूर्व दीप्ति, फ्लैशबैक जो हम कहते हैं, ऐसे में जो है वो है। तो उसके मूल के साथ जो है ये रेखा चित्र है। रेखा चित्र उसके लिए कहा जाता है। रेखा चित्र जो ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, देखिए ड्राइंग वगैरह बनाते संदर्भ में हम लोग पहले स्केचिंग करते हैं, जो आउटलाइन हम लोग कहते हैं, या फिर बॉर्डर देना, या फिर आउटलाइनिंग, जो चित्र हमें निकालना होता है उसका आउटलाइनिंग हम लोग करते हैं। तो जो चित्रकार होता है वो उससे ही पता होता है किस तरह मुझे वो चित्र निकालना है, उनकी कल्पना का चित्र कैसे उसे बाहर निकालना है वो जानता है। तो उसी प्रकार साहित्य के संदर्भ में जिस व्यक्ति को लेकर, प्रसंग जो भी जिसको लेकर लिखा जाता है, तो उसका जो है रेखा मात्र खींचना है, वो किस प्रकार है, कैसा है, उसका जो है हमें कल्पना में आना है। इस प्रकार उसको लेकर वर्णन किया जाता है। उसके व्यक्तित्व को लेकर हो सकता है, उसके व्यवहार को लेकर हो सकता है, वो किस प्रकार का व्यक्ति था, या फिर किस प्रकार के रहे हैं, मानव है तो मानव, जानवर है तो जानवर, या फिर वस्तु है तो वस्तु, तो वो किस प्रकार का है। पाठक को जो है उसे पढ़ने पर तुरंत पता चलना है कि ये किसके बारे में लिख रही है, या फिर किसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ये आसानी से पता चलना है। तो ये जो है रेखा चित्र कहलाता है। उस व्यक्ति को लेकर, वस्तु को लेकर, या फिर जानवर के संदर्भ में भी हो तो उसकी रेखा मात्र वहाँ पर खींची जाती है। स्केचिंग जो किया जाता है वो मात्र जो है साहित्य के संदर्भ में भी होता है। तो वो मात्र जो खींचा जाता है उसके लिए रेखा चित्र कहा जाता है। तो मतलब यहाँ पर बिंदा नामक लड़की का रेखा चित्र है। बिंदा किस प्रकार की थी, कैसी थी, ये पढ़ने पर हमें आसानी से पता चल जाता है, और ज़्यादा उसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादा उसके बारे में वर्णन करने की, या फिर ज़्यादा उतार चढ़ाव करके, या फिर ज़्यादा हम लोग कहते हैं ना उसके लिए ज़्यादा नमक मिर्च लगा कर कहना कहते हैं ना, ज़्यादा कहने के लिए जब आ जाता है तो वैसे कहने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो शैली है हिंदी साहित्य के संदर्भ में है। तो बिंदा रेखा चित्र, जो उनके कई सारे रेखा चित्र के संग्रह है महादेव वर्मा, उनमें से एक है अतीत के चलचित्र, एक रेखा चित्र का संग्रह है उनके। कई सारे ऐसे, सिर्फ बिंदा एक उदाहरण है, ऐसे कई सारे लोगों को लेकर, कई सारे विषयों को लेकर जो है वो उसमें रेखांकित की है। तो उनमें से जो है बिंदा को यहाँ पर आपके पाठ के रूप में जो है उसे चुना गया है।
और महादेव वर्मा के संदर्भ में अगर देखते हैं तो उन्हें जो है भारत के साहित्य के संदर्भ में जो उत्कृष्ट पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, महादेव वर्मा के साहित्य के लिए प्राप्त हुआ है। महादेव वर्मा की यामा साहित्य एक है, कविता संग्रह है, उस संग्रह के लिए उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो मतलब उनके साहित्य कितने उच्च या फिर ऊंचाई पर है ये आप कल्पना कीजिए। और उनकी कविता भी उतने ही भावुक है। कविता पढ़ेंगे मन के लिए एक अलग सा ही भाव या फिर अलग सा ही जो है एक उल्लास जो है हमें मिलता है। इतनी सुंदर शैली में इतने भावुक होकर, इतने मर्मस्पर्शी होकर जो है वो लिखती है। सच्ची में जो हम इमोशनल कहते हैं ना, तो वैसे जो है ऐसे इमोशनल भरी जो है उनकी कविताएं हैं। तो कविताओं में कहीं पर हमें वो निराश, एक प्रकार से निराश दिखाई देती है, लेकिन खुद को वो निराश नहीं मानती है, दूसरों को निराश होने का संदेश नहीं देती है, बल्कि निराश होते भी है तो हमें आशावादी कैसे बनना है ये संदेश देती है। हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है ये संदेश देती है। क्योंकि उनका जीवन दुखमय रहा है, थोड़ा बहुत संघर्ष भी रहा है उनके जीवन में, लेकिन उससे पार होकर कैसे निकलना है उसके लिए अलग अलग उन्होंने मार्ग अपनाया था। क्योंकि जानवरों के साथ वक्त गुजारना हो या फिर पशु पक्षियों को पालना हो, कई सारे लोगों के लिए आश्रय देना हो, आश्रम का जो है उन्होंने निर्वाह किया था, कई सारी बातें हैं। तो उससे कैसे वो उभर कर आती है, तो वैसा संदेश मानव के लिए वो देती है, आशा के किरण के रूप में जो है वो संदेश देती है। ऐसे उत्कृष्ट महादेवी वर्मा रही है। अगर उनकी कविताएं आप पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा। उनकी लेख वगैरह पढ़ने के लिए मिलता है तो कृपया पढ़िए। आप जो गिलहरी वगैरह पढ़े हैं तो उससे भी जो है आप लोग उसका जो है यहाँ पर कई सारे सीरियल के भी रूप में भी दिखाया गया है और उसे जो है एनिमेशन के रूप में भी दिखाया गया है। मिलते हैं तो आप देखने के लिए कोशिश कीजिए। तो उसके बारे में, महादेव वर्मा के बारे में कितना भी कहा जाए कम ही है। तो मेरे पसंदीदा साहित्यकारों में से महादेव वर्मा भी एक रही है, क्योंकि साल भर में मैं इसको लेकर बात करूं, उनकी कृतियों को लेकर बात करूं, मेरे लिए वो समय कम ही लगता है। तो आप लोग उसको लेकर जानिए, क्योंकि साहित्यकार अगर हम अच्छे से जानेंगे साहित्यकार क्या है, किस प्रकार का है व्यक्ति, अगर ये जानेंगे तो उनकी जो साहित्य की रचना है ये हमें आसानी से पता चलता है। उनका उद्देश्य हो सकता है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं पाठक को, ये आसानी से हमें पता चलता है। इसलिए साहित्यकार के बारे में जानना पहला आवश्यक होता है। तो ठीक है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर है बिंदा, जो महादेव वर्मा की रेखा चित्रों में प्रसिद्ध रेखा चित्र में से एक है। तो पाठ में क्या है, किस तरह का है, हम देख ही लेते हैं कि बिंदा जो है उनके बचपन की सहेली है महादेव वर्मा की। तो रेखा चित्र है, मतलब जो उनके संस्मरण में या फिर उनकी याद में जो रहते हैं उसे लेकर वो जो है उस घटना को लेकर, उन प्रसंग को लेकर लिखना है। ये भी पाठ आपके लिए बहुत ही मर्मस्पर्शी है, पढ़ने के बाद अलग सा ही अनुभव हमें होता है। खास तौर पर बचपन की सहेली मैंने कहा तो दोस्ती के संदर्भ में है। हमारे भी बचपन के दोस्त होते हैं, हम भी दोस्ती निभाते हैं, हमारे भी सखी सहेलियाँ कई सारे होते हैं। तो उन लोगों के संदर्भ में हम लोग जिस तरह का भाव रखते हैं और महादेवी वर्मा किस तरह का भाव रखती है, देखिए किस तरह का अंतर होता है। दोस्ती निभाते हम लोग किस तरह की दोस्ती निभाते हैं, ये भी हमें देखना है। तो दोस्ती के संदर्भ में उन्होंने बताया है, फिर बिंदा के संदर्भ में जो उन्होंने बताया, वो अलग अलग प्रसंग उन्होंने वहाँ पर चित्रित किया है। सुंदर पाठ है। और उसके साथ माँ के महत्व को लेकर वो बताई है। हमारे जीवन में माँ कितना मायने रखती है, माँ का स्थान किस तरह का रहा है, ये उन्होंने यहाँ पर बताने के लिए कोशिश किया है। कुछ लोगों के नसीब में माँ नहीं होती है, तो ऐसे लोगों का जीवन किस प्रकार का होता है। अगर बचपन में ही अगर माँ नहीं होती है तो उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है, वो लोग कितना अपनी माँ को लेकर, अभी हमारे पास माँ है तो हम लोग माँ को लेकर झगड़ते हैं, माँ के ऊपर गुस्सा करते हैं, माँ को लेकर बहुत कुछ हम लोग करते हैं, काम करते हैं या फिर कभी नहीं करते हैं, उसे ही करने के लिए हम लोग आदेश देते हैं। छोटे होकर हम लोग उनको आदेश देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि माँ हमारे पास है, उसकी अहमियत हमें पता नहीं चलती है। जब कुछ दिनों के लिए अगर माँ बाहर चली जाती है तब हमें पता चलता है कि माँ की ज़रूरत कितनी होती है ना। हर किसी के लिए जो है माँ की बहुत आवश्यकता होती है। अगर बचपन में ही अगर माँ को अगर खो लिए होते हैं या फिर अगर माँ साथ में नहीं है तो किस तरह का अनुभव होता है, ये भाव जो है यहाँ पर व्यक्त करने के लिए महादेवी वर्मा कोशिश की है। बहुत ही सुंदर पाठ है। तो ठीक है, सीधा पाठ की ओर बढ़ेंगे। पाठ में जैसे ही विषय आता है उस संदर्भ में फिर से हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर पाठ का भाग पाठ है। सभी की सी आंखों वाली उस दुर्बल छोटी और अपने आप ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा,
आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिनाई पड़ेगी। नहीं, यह तो गत आषाढ़ में 14 की हो चुकी। सुनकर मैंने कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा, जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरी के सलज्ज उत्साह से अपरिचित। उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वगत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कठिन उत्तर मिला। मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होंगी। और उनके वाक्य को अधसुना ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय की धूल के नीचे दबे बिंदा या बिंदेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। देखिए, पहले ही बताया गया था ये सेवा में थी, तो स्कूल की दाखिला करने के लिए कोई आए हुए हैं और ये प्राचार्य के रूप में दाखिला लेने के लिए महादेव वर्मा बैठी हुई है। जो सामने बैठा सज्जन है तो वो जो है एक छोटी सी बालिका को लेकर आया हुआ है, और जब वो दाखिला में जो है उसका आयु वगैरह भरना होता है, लड़की का कितना आयु है वगैरह भरना होता है, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर लिखा हुआ था 14 साल की है। तो दिखने के लिए जो है वो बहुत ही दुबली है, बहुत ही पतली है, दिखने के लिए 14 साल की नहीं लग रही है। पतली वगैरह होते हैं तो वो दिखते नहीं है, हट्टे कट्टे हैं, मजबूत है तो अलग बात है। तो यहाँ पर ये जो लड़की थी तो दिखने के लिए 14 साल की नहीं लग रही थी। तो महादेव वर्मा को आशंका होता है कि सच में 14 साल की है या नहीं, ठीक से आपने भरा है या नहीं, ये उस व्यक्ति को मतलब लड़की के पिता से जो है वो प्रश्न करती है दाखिला लेते संदर्भ में, वो प्रवेश पत्र में जिस तरह उन्होंने भरा था। तो वो कहता है नहीं नहीं, आषाढ़ में ही वो 14 की हो गई है, ये जो है वो वहाँ पर कहता है पिता, स्पष्ट रूप से कहने के लिए कोशिश करता है। तो फिर भी महादेव वर्मा उसको ठीक से भरने के लिए, ठीक से ये करने के लिए, क्योंकि दिखने के लिए तो वो 14 की नहीं लग रही है, तो इसीलिए वैसे पूछने के लिए वो कोशिश करती है। तो वो व्यक्ति बताता है कि मेरी दूसरी पत्नी है, मतलब अब उसके पास दूसरी पत्नी है, तो शायद उसके कारण से ही उससे 14 साल की नहीं दिख रही है, ये भाव जो है वो व्यक्त कर रहा था। दूसरी पत्नी मतलब इस लड़की के लिए वो सौतेली माँ होती है, और सौतेली माँ का जो व्यवहार है आप जानते हैं किस प्रकार सौतेली माँ के संदर्भ में हम लोग हमारी धारणा रही है या फिर हमारी कल्पना में सौतेली माँ किस प्रकार की होती है आप जानते हैं। तो ये जो भाव है वो व्यक्ति कहने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इतना सुनते ही जो है महादेवी वर्मा जो है अपनी अलग स्मृतियों में, फ्लैशबैक में, पूर्व दीप्ति में चली जाती है। 2 युगों से मतलब 10-20 साल पुरानी जो उनकी एक छोटी सी बचपन की जो कहानी थी या फिर जो घटना हुई थी उससे लेकर वो याद करने लगती है। जो उनकी बचपन की सहेली थी बिंदा या फिर बिंदेश्वरी उनका पूर्ण नाम है, जिसे बिंदा कहा जाता था, उसकी याद में जो है उनकी याद चली जाती है। तो आपको पता होगा इस प्रकार वो व्यक्ति बात कर रहा है, लेकिन महादेव वर्मा इसमें जो है वो डूब जाती है। तो देखिए उनकी फ्लैशबैक है ये, वो पहले की मतलब बचपन की याद जो है महादेव वर्मा कर रही है। बिंदा मेरी उस समय की बाल सखी थी जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जान नहीं पाया था। अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और न मैंने एक बार मरकर कभी न लौट सकने का नियम जाना। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा था। अज्ञान अवस्था से मेरा साथ देने वाली सफ़ेद कुत्ती सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंख मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदारी हो उठती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। भूरी फूसी भी अपने चूहे जैसे निस्सहाय बच्चों को फीके पहने दांतों में ऐसे कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी कि उनके कहीं एक दांत भी न चुभ पाता था। ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो घोंसला था उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उनमें सावधानी से भरे जाते दानों और कीड़ों मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। बचिया को
हटाते हुए ही रंभा रंभा कर घर भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी न थी। एक बच्चे कंधे से चिपकाए और एक की उंगली पकड़े हुए जो भिखारी द्वार द्वार फिरती थी, वह भी तो बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती थी। अतः मैंने निश्चय रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। तो देखिए महादेव वर्मा किस प्रकार भाव को व्यक्त करती है, माँ के संदर्भ में है। तो माँ के संदर्भ में उनका भाव किस प्रकार का रहा है, बचपन को लेकर वो याद कर रही है। तो भाले सकी मतलब बिंदा ऐसी अवस्था की भाले सकी है, तो बिंदा उस समय की भाले सकी है महादेव वर्मा को जब उसे पूर्ण रूप से होश नहीं था या फिर हर विषय को लेकर इतनी जानकारी नहीं थी, समझ नहीं थी, मतलब उतने बचपन अवस्था की जो है ये सखी रही है, मतलब बाल्यावस्था की सखी रही है, मतलब साथी रही है बिंदा। तो माँ को लेकर वो याद करती है, मतलब नाना नानी का दादा दादी का हमें ज़्यादा ही लगाव रहता है बचपन में, पहले ही ज़्यादा हुआ करता था। स्कूल की वगैरह छुट्टी हो जाती तो हम लोग सीधा नाना नानी के यहाँ दादा दादी के यहाँ चले जाते थे, उनका प्यार भी हमें उतना ही मिलता था। आजकल ये सब बहुत कम हो गया है, रहते तो साथ में रहते हैं, अगर नहीं है तो हम उनसे बहुत ही दूर रहते हैं। ये अलग अलग जीवन शैली के कारण से हो गया है, अलग बात है। तो उनके दादा दादी वगैरह गुजर गए तो उन्हें समझ नहीं थी कि गुजरने के बाद व्यक्ति लौटकर आ सकता है, मतलब महादेव वर्मा को इतनी समझ नहीं थी, इतनी छोटी आयु महादेव वर्मा की थी। तो उसे बार बार ये लग रहा था जब मैं अलमारी तक उतनी बड़ी हो जाऊंगी, मतलब लंबाई में जब मैं इतनी बड़ी हो जाऊंगी, मैं ज़रूर जाकर अपने नाना नानी को या फिर दादा दादी जो गुजर गए हैं उनसे ज़रूर एक बार मिलकर आऊँगी। ये जो है वो नादानी में कहा करती थी और कोई उसका विरोध नहीं करता, क्योंकि वो किसी को पता नहीं है और कौन किसे मतलब महादेव वर्मा को कैसे समझाते हैं। हम छोटे बच्चे अगर घर में हैं, कोई हमारे घर में किसी की मौत हो जाती है तो हम बच्चों को कैसे समझाते हैं, समझाने के काबिल भी हम लोग नहीं रह जाते हैं ना। ऐसे अवस्था के कारण से महादेव वर्मा को कोई समझ नहीं पाता है, फिर समझाने के लिए कोशिश नहीं करता है कि वहाँ मरने के बाद या फिर स्वर्गमन के बाद कोई लौटकर नहीं आता, ये समझ नहीं थी। लेकिन महादेव वर्मा कहती है ऐसे अगर अवस्था है तो हम लोग अपनी माँ के बिना कैसे रह सकते हैं, तो माँ के बिना हमारा कुछ भी नहीं चलता है। अगर माँ जैसी जीव अगर हमारे साथ नहीं है तो हम लोगों का जीवन कैसे हो सकता है, ये भाव महादेव वर्मा कहती है। देखिए कई सारे जानवरों का वो उदाहरण देती है, तो उनके घर में हो सकता है तो उनके घर हो, मतलब उनका मतलब पहले का घर अगर आप देखते हैं तो वो जो है लकड़ी का तो घर होता है, फिर बड़ा घर होता है। तो उस घर में क्या हो जाता है, कई सारे जो है जीव जंतुओं का जो है आश्रय घर भी वो जो है बना होता है, जैसे चूहे हो सकते हैं, जैसे बिल्ली वगैरह हो सकते हैं, कुत्ते वगैरह हो सकते हैं, तो उनका भी आश्रय घर जो है हमारा घर बना हुआ होता है। और आप देखिए अगर ये सभी जो भी जानवर जिसे भी हम पालते हैं या फिर पालतू के रूप में रखे हैं या फिर न भी रखा हो, कहीं से भी वो जगह बनाकर जो है अपने बच्चों को वो डालते हैं। कुत्ते जब बच्चे डालते हैं या फिर बिल्ली जब बच्चे डालते हैं या फिर चूहों के जब बच्चे हो जाते हैं या फिर चिड़ियों के अपने घोंसले में जब बच्चे हो जाते हैं, मतलब अंडा रखकर वो बच्चे जब बाहर निकल कर आते हैं, तो उस समय देखिए जब वो बच्चे हुए रहते हैं, अंडे हैं तो बच्चे अभी निकल कर आए हो अंडे से, या फिर बच्चे हैं तो जो बिल्ली वगैरह होती है, कुत्ते वगैरह होते हैं, उनके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, तो रखवाले कैसे वो करते हैं, किसी को पास आने के लिए नहीं देते हैं। कोई आकर उन बच्चों को छूने के लिए कोशिश करता है तो उनको वो घुर्राते हैं जोर से, मतलब उससे भी डर है मेरे बच्चों को अगर कुछ किया तो क्या करना है, तो अगर हम ज़्यादा करने के लिए जाएंगे तो वो काटने के लिए हार जाते हैं। हमारे घर में ये पालतू बनकर रहते, फिर भी उन्हें इतना विश्वास, जब तक उन्हें विश्वास नहीं होगा कि मेरे बच्चों को ये लोग कुछ नहीं करेंगे तब तक वो चुप नहीं बैठते हैं। अगर उनको थोड़ा भी आशंका हो जाता है तो वो काटने के लिए आते हैं या फिर गुर्राने लगते हैं, हमें डराने के लिए शुरू करते हैं। तो हम छोटे बच्चों को पकड़ नहीं पाते हैं आसानी से। और वो जो होते कुत्ते हो, बिल्ली हो, चूहे भी हो, जहाँ तक हो, तो वो जो है जैसे मतलब एक ही जगह पर नहीं रखते हैं, वो कुछ ही दिनों के लिए, कुछ ही दिनों में जो है वो जगह चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अपने बच्चों को स्थान रखने का जो होता है वो बदलते रहते हैं। जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है उनको, कहाँ पर हम जैसे हाथ पैर तो नहीं है तो अपने मुंह से उन बच्चों को पकड़ कर ले जाते हैं। देखिए कैसे वो पकड़ कर ले जाते हैं, उन बच्चों को थोड़ा भी जो है तकलीफ नहीं होता, ऐसे वो पकड़ते हैं। और हमें काटते तो कैसा होगा, कुत्ते या फिर बिल्ली काटते तो कैसे काटते हो, कितने चुभीले जो है उनके दांत
वगैरह होता है, लेकिन जब वो अपने बच्चों को वो पकड़ते हैं तो उस समय बहुत ही संभल कर वो पकड़ते हैं। तो ये जो है कला और किसी को नहीं आता है। तो हमारे घर में भी अगर हमारे कोई बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, किसी का आप अगर बड़ों के यहाँ पर देखे होंगे तो बच्चे होते कैसे हम लोग संभालते हैं बच्चों को, कितने मतलब जतन से हम लोग उसे पालते हैं। छोटे बच्चों को बड़ा करने तक जो है उसे बहुत ही संभल कर उसको रखते हैं, पकड़ना हो, उसे सुलाना हो, बिठाना हो, बहुत काम जो भी करते हैं बच्चे के संदर्भ में बहुत ही संभल कर करते हैं। तो जानवर के संदर्भ में भी वैसा ही होता है, वो लोग अपने बच्चों को संभलने के लिए जो है ये सारी हरकतें करते हैं। और हमें कभी कभार लगता है ये कैसे कुत्ता मतलब मुंह में पकड़ा है, बिल्ली जैसे अगर आप देखे हैं तो आपको अनुभव में हो, कल्पना में आ सकता है, अगर नहीं देखे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। हमने देखा है कि बिल्ली वगैरह जो है अपने बच्चों को जो है अपने मुंह में पकड़कर जो है इधर उधर वो घूमता रहता है। तो हमें लगता है कहीं उसको चुभ जाए, तो अगर उसे काट दे तो अपने बच्चों को माँ कैसे काट सकती है ना। तो वो हमें पता नहीं चलता है, देखने वालों को ऐसा लगता है, लेकिन माँ का प्यार उसी को पता होता है कि क्या है, किस प्रकार का है। तो ये भाव जो है महादेव वर्मा व्यक्त करती है। तो माँ को छोड़कर कोई जीव नहीं रह सकता है। और ऐसे संदर्भ में अगर बच्चों को कुछ हो जाता है, इस कारण से माँ जो है हमेशा डराती है। कुत्ता हो, बिल्ली हो, जैसे देखिए उनकी गुर्राने की आवाज़ अलग ही होती है, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना है, इस कारण से वो जो भी सामने आता है या फिर बच्चे के पास आता है उसे काटने के लिए, इसके ये करने के लिए वो दौड़ पड़ते हैं। तो ये जो है भाव हम लोगों ने देखा है। तो वही बात जो है यहाँ पर वो कहती है। गाय के संदर्भ में भी है, बचिया को वगैरह अगर अलग करते हैं तो देखिए कैसे वो चिल्लाते रहते हैं, कैसे वो रंबाते रहते हैं। बचिया भी चिल्लाता है और गाय भी रंबाते रहता है, दूर न करने का जो भाव व्यक्त करते हैं। मुख है वो तो बात नहीं करते हैं जानवर, लेकिन अपने आवाज़ के जरिए वो दर्द वो दिखाने के लिए वो कोशिश करते हैं। तो वही बात जो है यहाँ पर महादेव वर्मा कहती है। इतना सब कुछ हमारे जो संसार है, ये जो हमारी प्रकृति है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, हर किसी जीव के संदर्भ में माँ जैसी जो वस्तु है, माँ जैसी जो जीव है, अन्यत्र भी हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, शायद भगवान के पास भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो माँ के संदर्भ में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भगवान नहीं है, भगवान नहीं हो सकता इसलिए माँ को उन्होंने भेजा है वगैरह, बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। तो क्या हम लोग व्यवहार माँ के साथ वैसे करते हैं? एक बार अगर हम प्रश्न करेंगे अपने आप के लिए तो आप उत्तर क्या पाते हैं देखिए। तो यहाँ पर महादेव वर्मा कह रही है, तो माँ के बिना जो जीवन अधूरा है हर किसी का, तो उसे लेकर वो कहती है अपने बच्चों को पालने का पूरा कारोबार जब माँ को सौंपा गया, तो माँ जैसे अपने बच्चों को पालती है और कोई नहीं पाल सकता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर वो बताती है, तो खाना खाने से लेकर खिलाना हो, पिलाना हो, उनकी जो भी कार्य करना है, सभी माँ के लिए है, माँ का दायित्व है। तो माँ का दायित्व है तो माँ को उस बच्चे के साथ हमेशा के लिए रखना है, उस बच्चे से माँ को दूर नहीं करना है। ये भाव महादेव वर्मा व्यक्त करती है। सही है ना। तो कुछ लोगों के संदर्भ में जो है नहीं होता है, कुछ लोगों के संदर्भ में, इसलिए मैंने कहा कोई बचपन में ही माँ को खो लिए होते हैं, उनको माँ का प्यार नसीब नहीं होता है, उनको पता है, उनको चाहते हैं कि माँ होना चाहिए। हमारे पास अभी माँ है तो हम लोग उससे जो है उसकी कीमत नहीं देते हैं। तो दोनों व्यवहार हम देखते हैं। तो अगर आप माँ को आदर दे रहे हैं, सत्कार दे रहे हैं, माँ के साथ अच्छा व्यवहार रखे हैं तो आप अच्छे छात्र हैं। अगर आप लोग गुस्सा कर रहे हैं अपने माँ के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, माँ को लेकर कुछ अलग ही भाव अगर आप रख रहे हैं, मतलब गुस्सा दिखाना हो, ताने देना हो, काम करने के संदर्भ में हो, खाने के संदर्भ में हो, अगर आप अलग ही व्यवहार कर रहे हैं, कृपया उन सभी को कम करने के लिए कोशिश कीजिए। एकदम से तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे कम करने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए। माँ के काम में हाथ बटाइए, माँ के साथ प्यार से रहिए, प्रेम से रहिए, वो जो कहती है आपके लिए वैसे करने के लिए कोशिश कीजिए। आप पूरा करेंगे या नहीं, कम से कम उस कोशिश में तो आपको लगे रहना है। तो यहाँ पर देखिए महादेव वर्मा उसी माँ के भाव को लेकर व्यक्त कर रही है। तो इसीलिए वो कहती है जो भी कार्य है बच्चों को संभलने से, खाना पिलाने से, हर भाव जो भी है वो माँ जैसी जो, इसलिए वो कहती है माँ नामधारी जीव के लिए, माँ रूपी जो जीव है उसके लिए सौंपा गया है। तो माँ को जो है साथ में रहना है, ये भाव जो है वो व्यक्त करती है। तो यहाँ पर माँ के संदर्भ में महादेव वर्मा जो है अपने भाव व्यक्त कर रही है। ठीक है, पाठ का भाग फिर हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।